Hello guys, myself Dr. हेमंत। Today's topic is oral cancer। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओरल कैंसर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके कॉज क्या होते हैं, उसे डायग्नोस कैसे किया जाता है और लास्ट में उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। कैंसर इज़ द क्रोनिक डिसीज़। क्रोनिक मतलब वो एक दिन में नहीं उद्भवता है, उसे होने के लिए बहुत दिनों की प्रोसेस चली आई होती है, तब जाके उसका मैनिफेस्टेशन कैंसर में होता है। अब कैंसर क्या होता है? कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या होता है? उस सेल पर किसी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं होता है। वो जो सेल होते हैं जिसे कि हम कैंसर के सेल बोलते हैं, वो अपने आप ही फंक्शन करते हैं। जनरली अपने बॉडी का अपने सेल पर कंट्रोल होता है पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर कुछ कट लगा तो मेरी बॉडी मैकेनिज्म उस पर एक्ट करेगी और वो जख्म भरने की पूरी कोशिश करेगी और वो जख्म भर जाएगी। दिस इज़ द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर की जो जख्म होती है वो ठीक से नहीं बढ़ती है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, बस वो बढ़ते जाती है। इसे ही हम कैंसर बोलते हैं। सो सिंपली कैंसर इज द नॉन कंट्रोल्ड uncoordinated exaggerated growth of the cell known as the cancer। Coming to the property of cancer, first property होती है जो वुंड होती है कैंसर की वो भरती नहीं है। नॉर्मली अपनी नेचुरल जो वुंड होती है, जो जख्म होती है, वो अपने बॉडी मैकेनिज्म से भरती है, लेकिन कैंसर की वुंड भरती नहीं हो, वैसे ही रहती है कई दिनों तक। सेकंड थिंग, मेटास्टेसिस। अब ये मेटास्टेसिस यही बात कैंसर को जानलेवा और सबसे डेंजरस डिसीज़ बनाती है। मेटास्टेसिस मतलब क्या? जो कैंसर के जो सेल होते हैं, जब वो सेल अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है वो पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। अगर कैंसर के सेल वो लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो बॉडी के कौन से भी ऑर्गन में जाते हैं और वहाँ पर अपना ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को टंग का कैंसर हुआ है या टंग की मैलिग्नेंसी हुई है, अगर उसके लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए तो उस लिम्फेटिक सिस्टम से वो जो मेटास्टेसिस के जो सेल होते हैं वो आपके स्प्लीन में जाएंगे, वो आपके हार्ट में जाएंगे, वो आपके किडनी में जाएंगे, वो कहीं पर भी जा सकते हैं और उस ऑर्गन को डैमेज करते हैं। और यही कैंसर की प्रॉपर्टी इसको डेंजरस और जानलेवा बीमारी बनाती है। कमिंग टू द कॉज ऑफ कैंसर, फर्स्ट रीजन अरेक्नॉइड नट। अरेक्नॉइड नट मतलब आपकी सुपारी, जो आप सुपारी खाते हो, आपके गुटखा, आपका मावा, आपका तंबाकू में जो आप सुपारी खाते हो, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं, उसे अल्कोलाइड बोलते हैं। उस केमिकल जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ जाकर वो वहाँ पर एग्जैगरेटेड फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ क्रिएट करते हैं और उस ग्रोथ की वजह से हमें OSMF भी होता है, मतलब ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। इसके बारे में अगर आप जानते नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर OSMF की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। OSMF इज़ द प्री कैंसर स्टेज। सो आपकी जो सुपारी होती है उस सुपारी की वजह से भी आपके कैंसर हो सकता है। सेकंड थिंग, टोबैको। आपके टोबैको में निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो कि हमारे म्यूकोसा को बहुत इरिटेटिंग होता है, और जब वो निकोटीन के कांटेक्ट में हमारी स्किन आ जाती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस सेल में, उस स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं और इस चेंजेस को ही हम मैलिग्नेंसी या कैंसर बोलते हैं। थर्ड थिंग, आपकी जो गुटखा होता है, जो उसमें चूना होता है, उस गुटखे के पूरे कंटेंट में कैल्शियम ऑक्सैलेट बोल का एक केमिकल होता है। वो केमिकल हमारी स्किन के जब बार बार कांटेक्ट में आता है तो भी उसमें पोटेंशियल केरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, वो भी हमारे स्किन को मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो सभी जानते हैं, ये रीजन सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, ये बात तो जनहित में जारी है, टीवी पे भी आती है, सभी जगह पर आती है, लेकिन पेशेंट छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सुपारी नहीं खाई होती है, ज़िंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया होता है, ज़िंदगी में कभी तंबाकू नहीं खाई होती है, लेकिन फिर भी उन्हें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे पेशेंट के लिए मेरी डीप कंडोलेंस होती है, सिर्फ उनके अनअवेयरनेस की वजह से उन्हें इस बीमारी से सफ़र करना होता है। सो इट माइट बी शॉकिंग, क्या होता है? सी, फर्स्ट थिंग मैंने बताई कि कैंसर इज़ द क्रोनिक डिसीज।
कोई भी क्रोनिक इरिटेटिंग फैक्टर हो तो उसका मैनिफेस्टेशन कैंसर में हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी बात की कोई भी हैबिट नहीं होती, उनके मुंह में कुछ दांत होते हैं जो कि उनके कस्प जो होते हैं वो शार्प होते हैं और उनके ज़बान को या उनके म्यूकोसा को वो कंटिन्यूसली इरिटेटिंग करते रहते हैं। उन्हें बात वो पता नहीं चलती, उन्हें लगता है बस दर्द हो रहा है, गोलियां खाते हैं और उस दर्द को दबाते हैं, लेकिन इसी बात का मैनिफेस्टेशन हमेशा 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 होकर इसी बात का मैनिफेस्टेशन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में होता है। सो सी गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपके मुंह में कोई भी इरिटेटिंग फैक्टर है, अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ भी अनईजी लग रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली विजडम टूथ जो होती है, विजडम टूथ लोगों की बहुत ही अलग अलग ओरिएंटेशन में इरप्ट होती है और उसके जो कस्प होते हैं वो कस्प हमेशा जबान को लगते रहते हैं, जबान को हमेशा इरिटेटिंग करते रहते हैं। उसका भी मैनिफेस्टेशन बहुत बार मैलिग्नेंसी में होता है। सो अगर आपके मुंह में भी ऐसा कुछ दांत आपके जबान को लग रहा है या आपके टंग को हमेशा इरिटेटिंग कर रहा है या आपके मुंह में हमेशा छाले आ रहे हैं, तो इट इज टाइम टू शो योर डॉक्टर। प्लीज गो टू द डॉक्टर। आपको जिंदगी भर कोई हैबिट नहीं होती, लेकिन आपके थोड़े से अनअवेयरनेस की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फोर्थ कॉज, जेनेटिक कॉज भी होते हैं मैलिग्नेंसी के और कुछ इडियोपैथिक भी कॉज होते हैं, मतलब उसका कुछ ऐसा रीजन नहीं होता, बस वो हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉजेज फॉर मैलिग्नेंसीज। कमिंग टू द ओरल डायग्नोसिस फॉर द कार्सिनोमा, मैं आपको 8 ऐसे डायग्नोसिस बताने वाला हूं जो आप अपने घर पर भी अगर करोगे तो आप इजीली जान पाओगे कि आपका मुंह फ्री ऑफ मैलिग्नेंसी है या नहीं। आपका एक कॉर्नर ऑफ माउथ फ्री ऑफ वुंड होना चाहिए, हमेशा हमेशा वहाँ पर किसी प्रकार की जख्म नहीं होनी चाहिए। अगर हमेशा जख्म होती है तो प्लीज़ कंसल्ट टू डॉक्टर। सेकंड थिंग, लिप। आप आपके लिप को भी अच्छी तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपके लिप में कोई छाला पड़ा हो, कोई जख्म हो और वो जख्म हमेशा हमेशा हो रही हो और वो ठीक से भर नहीं रही हो, या आपके लिप में कोई गांठ हो या कोई लम टाइप मास हो, तो दिस इज द टाइम टू गेट अवेयर। थर्ड थिंग, बिलो द टंग का जो पोर्शन होता है वो आप हमेशा ठीक से साफ करना और आपके एंटीरियर टंग में आप देख लेना कि किसी प्रकार की जख्म है क्या नहीं। सो अगर नहीं है तो इट्स वेल एंड गुड। फोर्थ पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे निग्लिजिबल पोर्शन होता है क्योंकि ये सबसे जबान के पीछे में होता है और जबान के पीछे में आपकी विजडम टूथ होती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली ठीक से इरप्ट न होने के कारण वहां पर इरिटेटिंग करती है। तो आप अपनी जबान को ठीक से देख लेना, क्या वहां पर कोई जख्म है या कोई इरिटेशन हो रहा है, आपकी बात करने में आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो ये बात आप देख लेना। दिस इज द फोर्थ पोर्शन। फिफ्थ पोर्शन, आपका चिक, अंदर के बाजू से अगर आपका चिक आप देख लोगे तो अगर वो अच्छी है, वहाँ पर म्यूकोसा ठीक है, कोई ल्यूकोप्लाकिया नहीं है, कोई बैंड नहीं है या कोई वाइटिश डिस्पैच नहीं है, सो इट्स अ गुड साइन। अगर कुछ है तो इट्स टाइम टू शो द डॉक्टर। योर पैलेट, आपका पैलेट भी एग्जामिन करना। पैलेट मतलब दिस पोर्शन एग्जामिन करना। दिस पैलेट शुड बी फ्री ऑफ एनी वुंड। सॉफ्ट पैलेट, आपका सॉफ्ट पैलेट भी ठीक से देख लेना। आपकी जो एपिग्लॉटिस हो उसको कुछ वुंड तो नहीं है, वहाँ पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पर कुछ मास एक्यूमुलेशन तो नहीं है, ये बात आप देख लेना। अगर ये सब कुछ अच्छा है तो इट्स गुड, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कंसल्ट टू द डॉक्टर। मैलिग्नेंसी ये साइन देती है, बात ये आती है कि आप उस साइन को कैच करते हो या जस्ट उसे निगलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई जबान में या कोई मैलिग्नेंस चेंजेस हुए होंगे तो आपकी स्किन जो होती है यहाँ पर वो इरप्शन दिखाती है, पूरा इरप्शन दिखाती है। वन पेशेंट हैज कम टू मी, उसके पूरे नेक पर ऐसा स्किन इरप्शन, हमारी जैसी स्किन सॉफ्ट होती है, हाँ कहीं कहीं जगह पर आपको थोड़े थोड़े लम दिखते हो, टिश्यू टैग दिखते हैं हमारे बॉडी पे, लेकिन दैट इज नॉट अ साइन। प्लीज ऐसा हो तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू टैग, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन इरप्शन अगर होगा तो इट्स अ डेंजर साइन। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है और हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है। सेकेंडली, आपके जो लिम्फ नोड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड भी इनलार्ज हो जाते हैं और पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसे सॉलो करने में या पानी पीने में दिक्कत हो रही है। तो दिस इज द जनरलिस्टिक साइन एंड सिम्टम फॉर द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ऐसे साइन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि
ऐसे साइन होने से आपको मैलिग्नेंसी होगी। दिस इज द विजुअल साइन जो कि हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन रियल डायग्नोसिस आपका, अगर कोई वुंड हो तो आप डायरेक्टली उसकी बायोप्सी भी करवा सकते हो। बायोप्सी से भी आपको पता चलेगा कि उसकी हिस्टोपैथ कैसी हो रही है, वो नॉर्मल वुंड है या मैलिग्नेंट है। और सेकंड थिंग, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो वुंड की ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी फैली है, डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये आपको सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। तो दीज आर द 2 बेसिक डायग्नोस्टिक टूल। बहुत सारे पेशेंट को पता नहीं होते और इनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। सी गाइज, मैलिग्नेंसी का इलाज यही है कि टाइमली डायग्नोसिस होना। अगर मैलिग्नेंसी टाइम पर डायग्नोसिस होती है, बिफोर द एंटरिंग इन द सिस्टेमेटिक लिम्फ नोड और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, अगर वो डायग्नोसिस होती है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। सिर्फ पैसे खर्च करने से बाद में मैलिग्नेंसी ठीक नहीं होती है। टाइम से बढ़कर इस दुनिया में किसी की वैल्यू नहीं होती। अगर टाइम पर आपको पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम, तो यू कैन ईजिली डील विद दी सिचुएशंस। सो प्लीज़, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप आपके किसी भी नज़दीक के डॉक्टर जा सकते हो और दिखा सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। अगर आप मेरे नियर बाय प्लेस में रहते हैं तो प्लीज़ कम, आई विल डायग्नोज एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू बेटर थिंग। सो टाइमली डायग्नोसिस इज द की फैक्टर फॉर द सक्सेस इन द मैलिग्नेंसी। आज के लिए इतना ही। अगर ये बात आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।